ये कहानी साहस, ईर्ष्या और बदलते भाग्य की एक महागाथा है। यहाँ इस कहानी का विस्तृत और नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत है। अध्याय: सत्ता, षड्यंत्र और संघर्ष। 1. साकेत का राजसी आगमन। शनिवार की वो सुबह साकेत के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई थी। कभी तंग गलियों में पैदल चलने वाला साकेत आज एक चमचमाती नई कार के पिछले हिस्से में बैठा था। कार के दोनों ओर सरकारी गनर मुस्तैदी से खड़े थे। उनकी आंखों में सतर्कता और हाथों में हथियार साकेत की बदली हुई किस्मत की गवाही दे रहे थे। जैसे ही कार ने सीडीएस कॉलेज के मुख्य द्वार पर ब्रेक मारा, पूरे कैंपस में जैसे वक्त ठहर गया। कैंटीन में बैठे छात्र, गलियारों में टहलते अध्यापक और मैदान में खेल रहे खिलाड़ी, सबकी निगाहें उस सफेद कार पर टिक गईं। अरे, ये तो साकेत है, एक छात्र फुसफुसाया। किस्मत हो तो ऐसी, कल तक जो हमारे साथ लाइन में खड़ा होता था, आज मुख्यमंत्री का चहेता और वीआईपी बन गया है, दूसरे ने ईर्ष्या और आश्चर्य के मिश्रित स्वर में कहा। साकेत कार से उतरा। उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मविश्वास और शांति थी। उसने अपने चारों ओर गनर्स के घेरे को देखा और फिर भारी कदमों से क्लासरूम की ओर बढ़ गया। हर कदम के साथ कॉलेज के फर्श पर उसके जूतों की गूंज छात्रों के बीच हो रही कानाफूसी को दबा रही थी। 2. गुरु का आशीर्वाद और प्रायश्चित की पुकार। क्लासरूम में प्रवेश करते ही साकेत ने सबसे पहले विश्वास सर के चरण स्पर्श किए। विश्वास सर, जो साकेत की मेहनत और उसकी ईमानदारी के कायल थे, उन्होंने भावुक होकर उसके सिर पर हाथ रखा। साकेत, तुमने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों तो पूरी कायनात मदद को आती है। पर याद रखना, ये सुरक्षा और शोहरत तुम्हें तुम्हारी मंजिल से भटका न दे। 12वीं की परीक्षा सिर पर है और मुझे तुमसे कम प्रदेश में टॉप करने की उम्मीद है, विश्वास सर ने गंभीर स्वर में कहा। तभी रोहित, जो कभी साकेत का मजाक उड़ाने वालों में सबसे आगे था, सिर झुकाए पास आया। साकेत भाई, मैं शर्मिंदा हूं। रश्मि ने जो जाल बुना, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। क्या तुम मुझे इस बोझ से आजाद कर सकते हो? साकेत ने उसे गौर से देखा और कहा, रोहित, बदला लेना कमजोरों का काम है, क्षमा करना वीरों का। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, संगति सोच बदल देती है। अपनी सोच बदलो, वरना भविष्य तुम्हें माफ नहीं करेगा। पूरी क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। 3. सत्ता के गलियारे और गुप्त रिश्ते। दोपहर को जब कॉलेज की छुट्टी हुई, तो प्रिंसिपल रविंद्र सिंह राठौड़ के कमरे में एक गुप्त बैठक हुई। प्रिंसिपल ने स्वीकार किया कि साकेत के मामले ने कॉलेज की साख को रातों रात चमका दिया है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब विश्वास सर ने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने साकेत की सुरक्षा के लिए अपने बड़े भाई मंत्री विकास बिश्नोई से व्यक्तिगत रूप से बात की थी। वहां मौजूद हर शिक्षक दंग रह गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि शांत दिखने वाले विश्वास सर का ताल्लुक सत्ता के इतने ऊंचे गलियारे से है। जब विश्वास सर ने अपने भाई को फोन किया तो मंत्री जी के शब्द स्पष्ट थे, तारांकन भाई, वो लड़का सिर्फ तुम्हारा छात्र नहीं, प्रदेश की उम्मीद है। उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आएगी। 4. जूली का संकल्प और पुरानी दीवारें। जूली के लिए पिछला कुछ समय काफी तनावपूर्ण रहा था। उसके भाई राघव के कुकर्मों ने उसके परिवार पर कलंक लगा दिया था। जब उसने अपने पिता प्रकाश धारीवाल से साकेत के घर जाने की अनुमति मांगी, तो पिता की आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। जाओ बेटा, साकेत अब वो लड़का नहीं रहा जिसे दुनिया जानती थी। वो अब एक वटवृक्ष बन चुका है। उससे सीखो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, प्रकाश जी ने कहा। अगले दिन जब जूली साकेत के घर पहुंची, तो वो सुरक्षा का तामझाम देखकर हैरान रह गई। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसने साकेत का नया निर्माणाधीन मकान देखा। वो कोई मामूली घर नहीं, बल्कि सफेद संगमरमर से तराशा जा रहा एक महल जैसा लग रहा था। साकेत की मां पिंकी ने जूली को अपनी बेटी की तरह गले लगाया। उस पल साकेत और जूली ने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक ही वादा किया, पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ बनने का। 5. जेल का अंधेरा और बदले की आग। इधर बाहर साकेत का भविष्य चमक रहा था, उधर जेल की काल कोठरी में राघव के अंदर नफरत का लावा पक रहा था। जब उसके पिता विनोद धारीवाल उससे मिलने आए, तो राघव का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में खून उतरा हुआ था। पापा, साकेत ने मुझे इस नरक में डाला है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राघव दहाड़ा। उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे पैसे दिए और चेतावनी दी, लेकिन राघव पर जुनून सवार था। जैसे ही उसके पिता गए, राघव जेल के बेताज बादशाह गुल्लू दादा के पास पहुंचा। गुल्लू दादा, जिसके एक इशारे पर बाहर की दुनिया में तूफान आ जाता था, अपने हुक्के का धुआं उड़ाते हुए राघव को देख रहा था। दादा, साकेत की सुपारी देनी है। 5 लाख दूंगा, राघव ने कांपती आवाज में कहा। गुल्लू दादा हंसा। वो एक डरावनी हंसी थी। एक टॉपर स्टूडेंट के लिए 5 लाख?
राघव, तू छोटा खिलाड़ी है। तूने उसके बाप को टक्कर मारी, इसलिए यहाँ है। पर याद रख, जिसे तू खत्म करना चाहता है, उसके पीछे पूरी सरकार खड़ी है। फिर भी अगर तू चाहता है कि वो कॉलेज ना पहुंच पाए, तो काम हो जाएगा। निष्कर्ष, आने वाला तूफान। एक ओर साकेत और जूली किताबों के बीच अपना भविष्य बुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जेल की सलाखों के पीछे से एक खूनी साजिश का जाल बुना जा रहा है। साकेत को खबर भी नहीं है कि जिस सुरक्षा के घेरे में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसे भेदने के लिए गुल्लू दादा के शार्प शूटर तैयार हो रहे हैं। क्या साकेत अपनी मेहनत से इतिहास रचेगा, या राघव की नफरत सब कुछ राख कर देगी? अगला कदम। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं, जिसमें गुल्लू दादा के आदमी साकेत पर हमला करते हैं और साकेत के गनर्स के साथ उनकी मुठभेड़ होती है?